मीनल बेटा, और कितनी देर खेलेगी? चल अंदर आजा। देख, आज तेरी मनपसंद लहसुन की चटनी बनाई है। अब जल्दी से अंदर आजा और खाना खा ले। बस थोड़ी देर और माँ। ठीक है, लेकिन अंधेरा होने से पहले आ जाना। इसके बाद मीनल दोबारा खेलने में लग जाती है कि तभी अचानक मीनल की नजर उसके पड़ोस में खेल रही भावना पर पड़ती है। मीनल देखती है कि भावना के पीछे एक बिजली का खंबा है और वहाँ बिजली की तार लटक रही है। भावना उस बिजली के तार के पास जाने ही वाली होती है कि तभी मीनल आकर उसे धक्का दे देती है। माँ! तूने मेरी बेटी को धक्का क्यों दिया? भावना बेटा, तुम ठीक तो हो ना? मैंने जानबूझकर धक्का नहीं दिया है। ये देखो, यहाँ पर बिजली की तार लटक रही है। अगर भावना इस बिजली की तार को छू लेती तो इसे करंट लग जाता, इसीलिए मैंने इसे धक्का देकर बचा लिया। अरे हाँ, ठीक है, तूने मेरी बेटी की जान बचाई, इसके लिए तुझे तेरा इनाम मिल जाएगा। भावना बेटा, चलो मैं तुम्हारे कपड़े बदल देती हूँ। देखो, तुम्हारे नए कपड़े गंदे हो गए। इतना कहकर कस्तूरी अपनी बेटी भावना को अंदर ले जाती है। मीनल को अपनी मदद करता देख मीनल भावना को अच्छी लगने लगती है, जिसके बाद इन दोनों बच्चियों में दोस्ती का एक नया रिश्ता शुरू हो जाता है। मीनल, आज फ्रेंडशिप डे है। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कितना प्यारा ब्रेसलेट लेकर आई हूँ। इस ब्रेसलेट को तुम कभी भी मत उतारना, ये हमारी दोस्ती की निशानी है। अच्छा, मैं इस ब्रेसलेट को कभी भी नहीं उतारूंगी। और ये देखो, मैं भी तुम्हारे लिए ये धागा लेकर आई हूँ। माँ ने कहा है इस धागे को पहनने से तुम्हें कभी भी नजर नहीं लगेगी। अच्छा, तो मैं कभी भी इस धागे को नहीं उतारूंगी। मीनल एक किसान की बेटी होती है, तो वही भावना के पिता का बहुत बड़ा बिजनेस होता है। मीनल और भावना की दोस्ती भावना के अमीर परिवार को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन भावना मीनल से अपनी दोस्ती बरकरार रखती है और ऐसे ही आज ये दोनों सहेलियां बड़ी हो जाती हैं। अरे भावना बेटा, तुम यहाँ, वो भी इतनी सुबह सुबह? आंटी, आज माँ ने नाश्ते में फिर से वही सैंडविच बनाया था और आप तो जानती है ना कि मुझे सैंडविच बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए सोचा कि मैं अपनी प्यारी आंटी के हाथों के बने हुए पराठे और साथ में लाल लाल लहसुन की चटनी खाऊं। माँ, ये तो बस तुम्हें मस्का लगा रही है ताकि इसे इसका मनपसंद नाश्ता मिल जाए। अरे नहीं नहीं आंटी, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। भला मैं ऐसा क्यों करूँगी? तुम दोनों सहेलियां बैठकर यहाँ आपस में बातें करो, मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता बनाकर अभी लाती हूँ। मीनल, तू चारू की शादी में चलेगी ना? नहीं यार, तो जानती है ना कि चारू तेरी तरह ही कितने अमीर परिवार से है। इतनी अमीर शादी में जाने की तो मेरी हैसियत ही नहीं है और ना ही मेरे पास कोई तोहफा है और ना ही कपड़े। मेरे होते हुए तुझे इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? आज तो तूने कह दिया, आइंदा मत कहना। अच्छा बाबा, नहीं बोलूंगी। वैसे एक बात बता, तू किस तरह की शादी करना चाहती है? मैं तो चाहती हूँ कि मेरी शादी में बहुत सारे लोग हों और मैं अपनी शादी में अपनी मनपसंद की सारी चीज बनवाऊँ। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैं अपनी शादी का लहंगा ऑर्डर देकर अपने तरीके से बनवाऊंगी, जिससे हर कोई मेरा शादी का लहंगा देखता ही रह जाए। भगवान करे तेरी शादी में तेरी सारी हसरत पूरी हो। मेरे इतने बड़े सपने नहीं है, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरी शादी का मंडप बहुत सुंदर तरीके से सजा हुआ हो, जिसमें मेरी मनपसंद गुलाब के फूल लगे हों। बस इतना ही। आ गई महारानी, कितनी बार कहा है कि उस गरीब किसान की बेटी के घर जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तू है कि मानती ही नहीं। मैंने भी आपसे कितनी बार कहा है कि बार बार मुझसे एक ही बात करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप हो कि मानती ही नहीं। अरे बस करो तुम दोनों, जो बात करनी है वो तो करने दो। भावना बेटा, तेरे लिए मेरे बिजनेस पार्टनर के बेटे सनी का रिश्ता आया है।
सनी काफी अच्छा लड़का है। अगर तू कहे तो मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कह दूँ। अपने पिता की बात सुनकर भावना शर्मा कर अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद भावना का रिश्ता तय हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मीनल के माता पिता भी मीनल का रिश्ता एक नॉर्मल फैमिली में तय कर देते हैं। इस बार फसल काफी अच्छी हुई है। अब तो हम अपनी बिटिया की शादी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। 2 दिन में फसल काटने के बाद मैं सारी फसल ले जाकर शहर में बेच दूंगा और फिर हम जल्द से जल्द शादी की तैयारी शुरू कर देंगे। अपनी मीनल की शादी में अब दिन ही कितने रह गए हैं। अनुपम और गीता अपनी बेटी की शादी के लिए काफी खुश होते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि खुशियों को नजर लगते देर नहीं लगती। अचानक ही बेमौसम बारिश की वजह से अनुपम की सारी फसल खराब हो जाती है, जिससे उसका सपना टूटकर चूर चूर हो जाता है। मीनल की माँ, अब हम लोग क्या करेंगे? मीनल की शादी कैसे करेंगे? सारी फसल खराब हो गई है। अब मीनल की शादी का खर्चा हम कैसे उठाएंगे? सब ठीक हो जाएगा मीनल के बाबा, भगवान पर भरोसा रखिए। अपने माँ बाप की ऐसी हालत मीनल से देखी नहीं जाती, लेकिन मीनल इस बारे में अपनी सहेली से कुछ भी नहीं कहती और बिना चेहरे पर दुख लिए भावना की शादी की रस्मों में शामिल होती है। अरे मीनल, आज तो तेरी भी हल्दी है ना, लेकिन तू अपनी हल्दी लगवाने की बजाय यहाँ मेरी हल्दी पर आई है। वो क्या है ना, मुझे ना हल्दी से एलर्जी है, इसलिए मेरी माँ को हल्दी की रस्म करने से मना कर दिया मैंने। अच्छा ठीक है, लेकिन तू क्या अपनी सहेली की हल्दी इतनी ही सूखी सूखी मनाएगी? बस इतनी सी बात। अभी देख मैं तेरी सूखी सूखी हल्दी की रस्म को कैसे चेंज कर देती हूँ। मीनल अपने आंसुओं को छुपाकर अपनी सहेली की हल्दी की रस्म में काफी नाचती है और उसे अपने दुख का एहसास नहीं होने देती। मीनल बेटा, तू आ गई। बेटा हमें माफ कर दे, हमने भी सोचा था कि तेरी शादी की सारी रस्में धूमधाम से करेंगे, लेकिन माँ मैं खुश हूँ। मैंने तेरे लिए ये हल्दी का लेप बनाया था। बैठ, मैं ही तुझे अपने हाथों से हल्दी लगाकर ये हल्दी की रस्म को पूरी करती हूँ। जिसके बाद गीता आँखों में आंसू लिए अपनी बेटी मीनल को हल्दी लगाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अरे तेरी मेहंदी तो काफी सुंदर लग रही है। हाँ, लेकिन तूने अब तक मेहंदी क्यों नहीं लगवाई? तुझे तो मेहंदी लगाना बहुत पसंद है ना? वो क्या है ना, मैंने सोचा कि मैं मेहंदी की रस्म रात को करूँगी। चल अब मैं चलती हूँ, वो शादी की तैयारी भी तो करनी है ना। भावना को अब मीनल पर शक होने लगा था, जिसके चलते वो मीनल का पीछा करती है और उसके घर आती है, जहाँ वो देखती है। अब हम लोग क्या करें? शादी को सिर्फ 1 दिन है, कल बारात आने वाली है। बारातियों के सामने तो हमारी नाक ही कट जाएगी। हे भगवान, कुछ चमत्कार दिखा ताकि मैं अपनी बेटी की शादी ठीक से करवा सकूं। बाबा रोना बंद करिए, अगर आप ऐसे रोएंगे तो मेरा क्या होगा? मीनल और उसके परिवार वालों की ये हालत देख भावना सब कुछ समझ जाती है, जिसके बाद भावना वहाँ से चुपके से निकलकर अपने घर वापस आ जाती है। भावना बेटा, तू ये क्या कह रही है? हम ऐसा नहीं कर सकते। उस गरीब की शादी ही हम तेरे मंडप में करवाएंगे क्या? भूलिए मत, अगर बचपन में मीनल उस बिजली की तार से मुझे दूर नहीं करती तो शायद आज मैं आप लोगों के साथ ना होती। मीनल की वजह से ही मेरी जान बच पाई है। भावना की बात सुन कस्तूरी और मनोज शर्म से अपना सर झुका देते हैं, जिसके बाद वो भावना की बात मान जाते हैं। अगले दिन भावना जल्दी से अपनी शादी के लिए तैयार होती है और मीनल के पास चली जाती है। भावना, तू यहाँ? इस शादी के जोड़े में तो तू काफी सुंदर लग रही है। हाँ, ये मेरी माँ का जो है। चल मेरे साथ। लेकिन कहाँ? वो चल तो सही।
भावना मीनल का हाथ पकड़ती है और उसे अपने मंडप की तरफ ले जाती है। तू मुझे यहाँ क्यों ले आई? तुझे तेरा शादी का मंडप पूरा गुलाब के फूलों से सजा हुआ चाहिए था ना? देख, मैंने ये पूरा मंडप गुलाब के फूलों से सजवाया है। मैंने कल तेरी और अंकल की सारी बातें सुन ली थी। मुझे बहुत बुरा लगा कि तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुझसे ये सब छुपाया। लेकिन आखिरकार मुझे सब कुछ पता चल गया, इसलिए आज तेरी शादी इस मंडप में होगी। क्या? हाँ, मेरे माता पिता भी यही चाहती हैं कि तेरी शादी इस मंडप में हो। भावना की बात सुन मीनल को यकीन नहीं होता। इसके बाद भावना मीनल को मंडप में ले जाती है और उसकी शादी करवाती है, जिसके बाद उसी मंडप में भावना की भी शादी होती है और इसी तरह एक ही मंडप में दोनों सहेलियों की शादी हो जाती है। भावना बेटा, अगर तू न होती तो आज तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाती। मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना, और मैं अपने माता पिता की बेइज्जती कैसे होने देती? तो जैसी दोस्त जिसके भी पास है, उसकी जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आ सकती। आई मिस यू भावना, मैं तुझे बहुत याद करूँगी। मैं भी। आँखों में आंसू लिए दोनों सहेलियाँ एक दूसरे से विदा लेती हैं और अपनी नई जिंदगी में कदम रखती हैं। शादी के बाद भी दोनों सहेलियाँ अक्सर एक दूसरे से मिला करती थीं, जिससे उनकी दोस्ती हमेशा बरकरार रहती है। अंजलि और तनु दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थीं। वो हमेशा सारे काम एक साथ करती थीं, पर अब उनकी शादी की उम्र हो गई थी। अंजलि के लिए रिश्ते वाले आने शुरू हो गए थे। फिर एक दिन, अंजलि, आज नूडल्स खाने का बहुत मन है, आज तो चल नूडल्स खिला दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चल आज नूडल्स खा के आते हैं। अंजलि और तनु बाजार की तरफ नूडल्स खाने के लिए चल पड़ती हैं। नूडल्स खाते खाते अंजलि तनु को बोलती है, मुझे कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं तनु। ओए होए अंजलि, तुझे और लड़के वाले देखने आने वाले हैं? लड़का भी आ रहा है क्या? हाँ, फिर तो मजा ही आ जाएगा। देखना पड़ेगा आखिर वो क्या चीज है जो तुझे पसंद करेगा। अगले दिन अजय नाम का एक लड़का अंजलि को देखने आता है। अजय अंजलि की सादगी पर फिदा हो जाता है और शादी के लिए फौरन हाँ कर देता है। अजय के माता पिता जल्द से जल्द शादी करने के लिए उसके माँ बाप से कहते हैं। दोनों परिवार बहुत खुश होते हैं। अगले दिन अंजलि तनु के यहाँ मिठाई लेकर जाती है। ये ले तनु, मिठाई खा, मेरा रिश्ता पक्का हो गया, अगले महीने शादी है मेरी। क्या कहा अंजलि? अगले महीने शादी? अभी तो बहुत सारा काम है मुझे। नई ड्रेस लेनी है, मेहंदी वाले को बुक करना है, अरे ब्यूटी पार्लर भी तो जाना है। अरे अरे रुक तो सही, शादी मेरी है और तैयारी तेरी है। पहले मेरी शादी की तो शॉपिंग करा दे। ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? तेरी शादी की सारी शॉपिंग मैं ही करूँगी और तेरी शादी में पहले ही बता देती हूँ कि भरे भरे हाथों वाली मेहंदी लगवाऊंगी मैं। उससे पहले तुझे मुझे मेहंदी लगानी होगी, समझ गई? तुझसे लगवाऊंगी, नहीं तो नहीं लगवाऊंगी। ठीक है बाबा, मेहंदी मैं ही लगाऊंगी। ये सब तो ठीक है, पर तुम शादी करके तो मुझसे दूर हो जाओगी ना। मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना? तुम चिंता क्यों कर रही हो? जब भी मन करे आ जाना मुझसे मिलने, मैं इसी शहर में रहूंगी। अंजलि और तनु जोर जोर से हंसने लगती हैं और फिर अंजलि अपनी शादी की तैयारियों में मशगूल हो जाती है। एक दिन तनु कॉलेज से वापस आ रही थी, तभी कुछ लड़के उससे बदतमीजी करने लगते हैं। कहाँ चली छम्मक छल्लो? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? माँ बहन तो है, पर बीवी नहीं है। तो क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? हाँ, शक्ल देखी कभी आईने में? शक्ल तो आईने में रोज देखता हूँ, पर तेरी शक्ल नजर नहीं आती मुझे उसमें। तनु से बदतमीजी करते हुए तनु गुस्से में आकर उसे एक थप्पड़ मार देती है।
तभी वहाँ पर अंजलि का भाई ऋषि उन्हें देख लेता है और उनके बीच में आ जाता है और उन लड़कों की पिटाई कर देता है, जिससे वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। ऋषि और तनु एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो ये हादसा कभी किसी को नहीं बताएंगे। और फिर शादी का दिन भी आ जाता है। तनु तैयार होकर अंजलि के घर पहुँचती है, जहाँ ऋषि उसे देखता ही रह जाता है। कहाँ है मेरी दुल्हनिया? आजा, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। अरे ओ ऋषि, तू यहाँ क्या कर रहा है? कहाँ खो गया? मेरी सहेली को नजर लगाएगा क्या? हाँ, नहीं, मैं तो बस यूँ ही। अरे बेटा, तुम दोनों तो बहुत ही सुंदर लग रही हो। तुम दोनों को मेरी नजर न लग जाए। अरे नहीं आंटी जी, अपनों की नजर नहीं लगा करती। ऋषि, अब तू यहीं पर खड़ा रहेगा क्या? बारात आने वाली है, बारात का स्वागत भी तो करना है। चल मेरे साथ। ऋषि को ऐसे देखकर अंजलि उसको अकेले में ले जाकर उससे पूछती है, ऋषि, तुझे तनु अच्छी लगती है ना? पर वो हाँ, पर मैं तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझती हूँ। आखिर तेरी बहन हूँ जो। ऋषि वहाँ से किसी काम के बहाने चला जाता है। तभी बारात का शोर सुनाई देता है। तभी बारात देखने के लिए आते हैं। ये ले, अब तेरी बारात आ गई। अब तो तू खुश है ना? तेरे दूल्हे राजा तुझे लेने आ गए। एक दिन तेरा राजकुमार तुझे भी लेने जरूर आएगा, सफेद घोड़े पर बैठकर जल्द ही। वरमाला के लिए दुल्हन को बुलाया जाता है। तब तनु अंजलि को लेकर पंडाल की तरफ चलती है। जैसे ही वो स्टेज पर अंजलि को लेकर पहुंचती है, वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और वो घबरा जाती है। तनु घबराकर अंजलि से पूछती है, अंजलि, ये है क्या जिससे तुम शादी करने वाली हो? क्या हुआ, होश उड़ गए ना तेरे? सच में होश उड़ गए अब तो मेरे, लेकिन अब तेरे होश उड़ाने की बारी है। क्या कह रही है तू? मैं कुछ समझी नहीं। अंजलि, मैं इससे तेरी शादी नहीं होने दूंगी। क्या बकवास करे जा रही है तू? मैं वरमाला डालने जा रही हूँ और तू कह रही है कि मैं इससे शादी ना करूँ? आखिर बात क्या है? बात ये है कि ये लड़का एक नंबर का छिछोरा और बदतमीज और गुंडा किस्म का लड़का है। इससे शादी करके तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और मैं तेरी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। शोरगुल सुनकर अंजलि के माता पिता भी वहाँ पर आ जाते हैं। तभी तनु सभी मेहमानों के सामने कहती है, ये लड़का एक नंबर का आवारा है। तनु जानती भी है क्या कह रही है और किस पर इल्जाम लगा रही है? मैं जानती हूँ अंकल जी, इस समय ये करना बहुत गलत है, लेकिन अगर मैं चुप रही तो मेरी सबसे प्यारी दोस्त अंजलि की जिंदगी अंगारों से भर जाएगी और मैं ये नहीं देख सकती। आज अंजलि की शादी है और आज के दिन तू ऐसी बातें कर रही है। मैं तुझ पर कितना विश्वास करता हूँ। विश्वास करते हो ना अंकल जी, तो मेरी बात मान लो, क्योंकि कुछ समय पहले ही इसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी और मैंने इसके जवाब में इसको एक जोरदार थप्पड़ भी मारा था। क्या ये सच है अजय? हाँ सच है कि मैं इसी के कॉलेज में पढ़ता हूँ, पर ये भी सच है कि ये मुझसे शादी करना चाहती थी और मैं सिर्फ अंजलि को पसंद करता हूँ। ये मेरे बेवजह गले पड़ रही है। अंजलि, तुम इसकी बातों पर विश्वास मत करना, ये झूठ बोल रहा है। मैं प्यार नहीं करती, ये एक नंबर का गुंडा है। जब तेरी दाल मुझसे नहीं गली तो तूने अब ये ड्रामा करना शुरू कर दिया। यहाँ पर मेरी सिर्फ अंजलि है और मैं इसी से शादी करूँगा। मेरे जीते जी तो अजय तेरा सपना पूरा नहीं होने दूंगी मैं, इसीलिए तू अंजलि से शादी करने के लिए मना कर दे। सभी अंजलि के फैसले को सुनना चाहते थे। सभी की निगाहें अंजलि की तरफ लगी हुई थी कि तभी अजय बोलता है, ये लड़की हमारी बनी बनाई शादी को बिगाड़ रही है। इसको यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए। इसको अभी मंडप से बाहर निकाल देता हूँ। तू होता कौन है मुझे मंडप से बाहर निकालने वाला? तेरी औकात ही क्या है? तेरी औकात तो अब मैं सबके सामने ला कर रहूँगी। अजय तनु के ऊपर हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी ऋषि
उसका हाथ पकड़कर पीछे की ओर उसे धक्का दे देता है। अंजलि, मैं तो बस तुमसे शादी करने की जल्दी में था। जो ये लड़की हमारी शादी को बर्बाद कर रही थी, इसीलिए मैं उसको यहाँ से निकालना चाहता था। बहन, तनु सही कह रही है। ये बहुत ही बदतमीज लड़का है। हमारे ही कॉलेज में पढ़ता है और इसने तनु से बदतमीजी करने की कोशिश की थी। तभी मैंने तनु को बचाया था, पर मुझे नहीं पता था कि ये लड़का तुम्हारे लिए देखा गया है। मैं यहाँ से शहर गया हुआ था। उस वक्त अगर मुझे पता होता कि अजय से तुम्हारी शादी हो रही है, तो मैं ये रिश्ता कभी नहीं होने देता। आप सब मेरा फैसला सुनना चाहते हैं ना? मेरा फैसला ये है कि मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जो औरत की इज्जत करना ना जानता हो और जो औरत पर हाथ उठाए। आज जरा सी गलती पर एक अनजान लड़की पर इसका हाथ उठ गया। कल को मैं इसके साथ रहूंगी तो ना जाने मेरे साथ क्या करेगा। और मेरी सहेली कभी झूठ नहीं बोलती, खास तौर से मेरे लिए। वो हमेशा मेरा भला ही चाहती है। वो मेरे लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं ले सकती। अंजलि, तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? बारात वापस चली जाएगी। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा, बारात घर से वापस जाएगी, ये अच्छी बात नहीं होगी। अब कौन करेगा तुझसे शादी? मैं करूँगा। अंकल जी, मैं अंजलि से बहुत प्यार करता हूँ, पर कभी कह नहीं पाया। अगर आपको एतराज न हो तो मैं अंजलि को अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। अरे, तुम तो मेरे दोस्त के बेटे राहुल हो। हाँ रमेश, मुझे अपनी बेटी मेरे घर के लिए दे दो। उसके बाद बारात वापस चली जाती है। अरे, अब आज शादी भी होगी या सब खड़े ही रहेंगे? रुकिए पिताजी, अभी मुझे किसी और की भी शादी करानी है। अब किसकी शादी करानी है? मेरी सबसे प्यारी सहेली और मेरे छोटे भाई की। पता है आप लोगों को, ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो फिर ठीक है, आज तुम दोनों सहेलियों की शादी करा देते हैं। क्यों तनु, बनेगी मेरी भाभी और ऋषि की दुल्हनिया। उसके बाद तनु शर्मा के हाँ बोलती है। फिर अंजलि और तनु एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। फिर अंजलि की शादी राहुल से और तनु की शादी ऋषि से हो जाती है और सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक बार की बात है, हिंद महासागर में दो जलपरी सहेलियां रहती थीं। वो दोनों गर्भवती थीं। कुछ ही हफ्तों पहले समुद्र में आए एक तूफान की वजह से उन दोनों के पतियों की मौत हो गई थी। दूसरी तरफ जलपरियों के नियम के अनुसार जब भी कोई जलपरी गर्भवती होती है, तब उनके सर पर एक जादुई हीरा प्रकट हो जाता है। इस वजह से उन दोनों जलपरियों के सर पर एक जादुई हीरा प्रकट हो गया था। दोनों सहेलियां अपने होने वाले बच्चों का बहुत ध्यान रखती थी और रोज अच्छा खाना पीना खा के साथ साथ काफी तरह की एक्सरसाइज भी किया करती थी। इस तरह सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन अचानक उस समुद्र के किनारे एक दुष्ट जादूगर आ जाता है। मुझे खबर मिली है कि समुद्र में दो जलपरियां गर्भवती हैं और उनके सर पर जादुई हीरा है। मुझे उन दोनों जलपरियों को मारकर जादुई हीरा हासिल करना होगा। उसके बाद मैं उन दोनों हीरो को अपनी जादुई छड़ी के ऊपर लगाकर सबसे बड़ा जादूगर बन जाऊंगा। उसके बाद जादूगर अपने आप को एक बड़े से सांप के रूप में बदल लेता है और उसके बाद वो सांप समुद्र में जाकर दोनों जलपरियों की खोज करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो सांप समुद्र के बीचों बीच मौजूद एक चट्टान के पास पहुंच जाता है। दोनों जलपरियां चट्टान के ऊपर बैठकर समुद्री फल खा रही थी। उन दोनों को देख सांप बड़ा सा मुंह फाड़ लेता है और उन दोनों जलपरियों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। अचानक इतने विशाल सांप को देखकर वो सहेलियां घबरा जाती हैं। अरे ये क्या है? ये अचानक पानी से इतना बड़ा सांप कहाँ से निकल आया? लगता है ये हमें नुकसान पहुँचाना चाहता है।
हमें फौरन यहाँ से भागना होगा। उसके बाद दोनों सहेलियाँ अपनी जादुई शक्ति से वहाँ पर एक जादुई नाव प्रकट कर लेती हैं और उस नाव के ऊपर बैठकर वहाँ से भागने लगती हैं। ये देख सांप उन दोनों का पीछा करने लगता है, लेकिन उस जादुई नाव की रफ्तार बहुत तेज थी। कुछ ही पलों में वो समुंदर के किनारे पहुँच जाती हैं। अब तो हम दोनों समुंदर के किनारे आ गए हैं। हमारे पास भागने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। किसी भी वक्त वो सांप यहाँ आ जाएगा। अब हम क्या करें? तभी उन्हें थोड़ी दूर पर कविता नाम की एक लड़की मछली पकड़ती हुई दिखाई देती है। दोनों जलपरियाँ कविता को आवाज देकर अपने पास बुला लेती हैं। हमारी मदद करो लड़की, एक बड़ा सांप हमें जान से मारना चाहता है। समुंदर के बाहर हम दोनों की शक्तियाँ बिल्कुल काम नहीं करती और ना ही हम दोनों पानी के बिना जिंदा रह सकते हैं। इसीलिए तुम हमें किसी पानी वाली जगह पर ले चलो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। कविता एक दयालु लड़की थी। वो फौरन दोनों जलपरियों की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। तुम दोनों चिंता मत करो, यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरा घर है। मेरे घर के पीछे पानी से भरा एक बहुत बड़ा खड्डा है। मैं तुम दोनों को उस खड्डे में डाल दूंगी। उसके बाद कविता एक एक कर दोनों जलपरी सहेलियों को अपने घर ले जाती है और उन दोनों को घर के पीछे पानी से भरे खड्डे में डाल देती है। फिर कविता दोनों जलपरियों को छुपाने के लिए वहाँ रस्सियाँ बांध देती है और उन रस्सियों पर अपने कपड़े लटका देती है। अब तुम दोनों को कोई नहीं देख पाएगा। तुम दोनों पूरी तरह सुरक्षित हो। देखो, हम दोनों इस वक्त गर्भवती हैं। हम अपने बच्चों को लेकर कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। इसलिए अगर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो तो हमारे बच्चों के जन्म होने तक हम दोनों को यहाँ रहने दो। तुम दोनों बेफिक्र होकर जितने दिन चाहो उतने दिन यहाँ पर रह सकती हो। मुझे तुम दोनों से कोई परेशानी नहीं है। कविता का मीठा स्वभाव देख दोनों जलपरी सहेलियाँ बहुत खुश हो जाती हैं। उसके बाद वो दोनों कविता को अपने सर पर मौजूद जादुई हीरे देते हुए कहती हैं, जब तक हमारे बच्चों का जन्म नहीं हो जाता तब तक तुम दोनों हीरो को अपने पास संभाल कर रखो। कविता हीरो को अपने घर की अलमारी में छुपा कर रख देती है। फिर रात को कविता ढेर सारा स्वादिष्ट खाना बनाकर दोनों जलपरियों को खिलाती है। कोमल की इतनी खातिरदारी देखकर दोनों सहेलियां बहुत खुश होती हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन अचानक वो विशाल सांप कविता के घर पहुंच जाता है। सांप को देख दोनों जलपरियां घबरा जाती हैं। अरे, ये सांप तो यहाँ पर भी आ गया। अब हम क्या करें? लगता है हम दोनों नहीं बचेंगे। तभी वो सांप जादूगर के रूप में बदल जाता है। तुम दोनों के सर पर मौजूद जादुई हीरे कहाँ चले गए? मुझे वो दोनों जादुई हीरे चाहिए। चलो जल्दी से मुझे अपने जादुई हीरे दो, वरना मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। नहीं नहीं, तुम एक दुष्ट जादूगर हो। तुम हमारे हीरो का गलत इस्तेमाल करोगे, इसलिए हम अपने हीरे तुम्हें नहीं देंगे। ये सुनकर जादूगर गुस्से से भड़क जाता है और एक खतरनाक सांप का रूप धारण कर लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर कविता आ जाती है। अरे, ये सांप तो इन दोनों को जान से मार देगा, मुझे कुछ करना होगा। तभी कविता को उन दोनों जादुई हीरो का ख्याल आता है और वो फौरन अपनी अलमारी से उन दोनों जादुई हीरो को निकालकर उनकी शक्ति से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी चील प्रकट कर देती है। फिर कविता का इशारा पाते ही वो चील सांप के ऊपर टूट पड़ती है और अपनी चोंच और पंजों से उसे मारना शुरू कर देती है। देखते ही देखते चील सांप के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है और अगले ही पल
खून से लथपथ जादूगर अपने असली रूप में आ जाता है। तभी अचानक उसके शरीर में आग लग जाती है और वो पूरी तरह जलकर राख के ढेर में बदल जाता है। इस तरह उस दुष्ट जादूगर को उसके किए की सजा मिल जाती है। फिर कुछ दिनों बाद जल परियां 2 खूबसूरत बच्चों को जन्म देती हैं और कविता का एहसान चुकाने के लिए उसे अपने जादुई हीरे देकर समुंदर में चली जाती हैं। फिर कविता उन दोनों जादुई हीरों की मदद से बहुत ही अमीर हो जाती है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।